नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आपका अपने YouTube चैनल महावीर यादव संस्कृत में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ निरोगी हों और आप अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। किरण वैरवा, कुंती मीणा, महावीर शेखावत, इंद्राज रोलन, आशा कुमावत, छाया शर्मा और अर्चना और विजयपाल बाना, मनीष कुमावत, अर्चना मीणा और इसी प्रकार से है जितेंद्र पाल और ये किंग है एक का नाम, सभी को, संगीता यादव, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्ण। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जैसा कि पहले से पैटर्न आपका फिक्स है, उसी क्रम में अब जो है एक प्रश्नोत्तरी आप करोगे व्याकरण की। और इवनिंग में जो प्रश्नोत्तरी है वो 32 नंबर प्रश्नोत्तरी कल मैंने करा दी थी। अब 33, 34, 35 इस तरह से लगातार पेपर तक प्रश्नोत्तरियां चलती रहेंगी। और जो डायमंड टेस्ट सीरीज का टेस्ट है, छठवां, सातवां, आठवां, ये जो है टेस्ट शुक्रवार से या शनिवार से फिर लगातार हो जाएगा, पर डे टेस्ट लगेगा, ये ध्यान दें। तो सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के रंग भरे और आप सभी सुख से युक्त हों, इसी कामना के साथ मैं जो है वेद वाक्य के साथ आपका स्वागत करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो ये वेद वाक्य हमें कहता है कि आप सभी सुखी हों। देखिए आगे बढ़ता हूं, समय को व्यर्थ में गवाए बिना। आज की प्रश्नोत्तरी संख्या 4 है और प्रश्नोत्तरी संख्या 4 में व्याकरण की विशिष्ट प्रश्नोत्तरी है ये। और भाग 4 है। 3 प्रश्नोत्तरियां पहले हो चुकी थी, 21 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हम लेकर आए हैं। और पहला प्रश्न है, कस्य वर्ण उच्चारण स्थानम दंतोष्ठम भवति। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है? नमस्ते भाई संगीता श्रीवास। ए में वैत्यस्य, बी में पैत्यस्य, सी में कैत्यस्य और डी में टैत्यस्य। बताइए एबीसीडी में से क्या आएगा? साक्षी बघेल ने ये बताया है, दिनेश गुजर ने ये बताया है, गणेश लाल मीणा ये बता रहा है और आशा कुमावत ने ये बताया है, शिवकेश ने ये बताया है। देखिए रेखा चौधरी नमस्ते कर रही है, पूजा भाकर ने भी ये बताया है। देखिए और अर्चना मीणा, खुश रहो भाई, ईश्वर आपको कामयाब करे। देखिए सटीक उत्तर आएगा ए। सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यह सूत्र है। इसका सूत्र है उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ। इसका है के लिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। टे के लिए सूत्र है, ये सूत्र याद होनी चाहिए आपको, रीटुर्साणाम मूर्धा। जो कंठ से बोलेगा उसे कंठ कहा जाएगा, तालु से बोलेगा तालव्य, मूर्धा से बोलेगा मूर्धन्य। और ये इसी प्रकार से जो है दांतों से बोलेगा दंत, होठों से बोलेगा तो ओष्ठव्य कहलाएगा। सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और जितने भी वाचिंग में हैं। और यहां देखिए अब है अगला प्रश्न, ऋषिका पदे मूर्धन्य वर्ण न अस्ति। ऋषिका पद में मूर्धन्य वर्ण नहीं है। री, स, ई त्रयोपि, तीनों ही। बताइए। राधे कृष्ण भाई नीलम शर्मा, अपनी अपनी उपस्थिति लाइक शेयर के माध्यम से जो है दर्ज कराते जाएं और ये चैनल आपके लिए सदैव जो है आपके सिलेक्शन के प्रति तत्पर रहेगा। अमर सिंह, सभी को जो है नमस्कार भाई। बबीता कुमावत, सभी उत्तर दीजिए प्रश्न का। हिंडौन की शेरनी ने सी बताया है, अंशु मीणा ने सी बताया है और कुंती ने सी बताया है, यूनिक सुभाष बोर्दा सी बता रहा है और बबीता कुमावत ने सी बताया है, गणेश लाल ने सी बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको आम के आम गुठलियों के दाम वाली स्थिति है। एक प्रश्नोत्तरी तो आपको दोपहर में मिलेगी रोजाना 1 बजे, जो व्याकरण की है, फिर इस पे शिक्षण विधि की शुरू हो जाएंगी
और जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी है वो टॉपिक के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ चलती रहेंगी। थ्योरी खत्म फिर चलती रहेगी। और इसी प्रकार से आप एक चीज और सुनिएगा कि दूसरी सुविधा क्या है कि इवनिंग में जो रात को 9:15 या 9:30 से एक विशिष्ट प्रश्नोत्तरी हम लेकर आएंगे, जो 31 के बाद 32 भी करा दी और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये सूचनाएं आपको देना जरूरी थी। और देखिए इसमें एबीसीडी में से क्या आएगा। हेमलता ने सी बताया है और सुरेंद्र सिंह शेखावत सही कह रहे हो भाई। मनोज बुलानिया ने सी बताया है। देखिए सटीक उत्तर सी है। क्यों? क्योंकि री मूर्धन्य है और से भी मूर्धन्य है। अभी मैंने सूत्र आपको बताया था, रीटुर साणाम मूर्धा। ई जो है वो तालव्य है, तालु से उच्चारित होगा। इसका सूत्र भी है एचूय सानाम तालु, एचूय सानाम तालु। तो तालु से उच्चारित होगा ये। इस तरह कोई शब्द देके भी पूछ सकता है उसमें कि क्या है। ऐसी बात नहीं है भाई, आप जो है स्वयं भी मेहनत कीजिए। मैं तो खैर आपका प्रयास कर ही रहा हूं महावीर शेखावत। देखिए अगला प्रश्न है, ते इति चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति तत्शब्दस्य युष्मत् शब्दस्य उभयो अपि अस्मत् शब्दस्य। बताइए। बिल्कुल शुभकामनाएं आपको भी हरियाली तीज की। सोच समझ के उत्तर दें। कुमार वर्मा धन्यवाद क्लास को अच्छी बताने के लिए। लेकिन प्रश्न का उत्तर भी दीजिए, एबीसीडी में से क्या आएगा। ये ते जो है किस शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनता है। सोच समझ के उत्तर दीजिए। संगीता यादव ने बी बताया है और मंजू कुमावत ए बता रही है। प्रकाश ने बी बताया है। विजय बाना सी बता रहा है। खुशी दादीच बी बता रही है। राजेश कुमारी ने ए बताया है। साक्षी बघेल ने बी बताया है। मनोज बुलानिया ए बता रहा है। रीना ने सी बताया है। रामा बी बता रही है। ध्रुविंद दैया गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। देखिए सटीक उत्तर बताइए। ये चतुर्थी विभक्ति में पूछ रहा है, ते किस शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति में बनेगा। सोच समझ के उत्तर दो। गणेश लाल ने सी बताया है और अंशु मीणा ने ए बताया है। देखिए सटीक उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थियों बी। युष्मद् सर्वनाम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है तुभ्यम, और तुभ्यम का जो विकल्प से बनता है वो ते बनता है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा नमस्ते। आपको पता है नमे के योग में चतुर्थी लगती है, तो नमः धनते ये आएगा नमस्ते। तो नमस्ते में ते जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, याद रखिएगा। इसमें युष्मद् सर्वनाम है क्योंकि तुभ्यम का विकल्प से ते बनता है। युष्मद् तो सर्वनाम है ते में, सैतौ ते में भी ते बनता है लेकिन वो प्रथमा बहुवचन होता है। ये चतुर्थी विभक्ति में पूछ रहा था तो इसलिए प्रश्न को घुमाया गया था। आपको ध्यान देना चाहिए था। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। युष्मद् सर्वनाम चतुर्थी विभक्ति एक वचन। एक वचन, यह ध्यान देना। बिल्कुल राइट हो गया। प्रकाश कुमार कह रहा है मेरा सही है, अच्छी बात है। अब देखिए तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शब्द रूप धातु रूप में भी प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं। चतुर, अब यह संख्यावाची शब्द चतुर। चतुर शब्दस्य पुलिंगे षष्ठयाम भवति। चतुर शब्द का पुलिंग में षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा यह पूछा जा रहा है। गुड इवनिंग भाई सैनी, सीमा सैनी। ए में चतुराणाम, बी में चतस्त्राणाम, सी में चतस्रीणाम, डी में चतुर्णाम। बताइए। उत्तर दो भाई लखन शुक्ला। मुकेश सुमन ने बी बताया है। नीरू बिलोनिया डी बता रही है। प्रश्न संख्या 4 में थोड़ा फास्ट चलिए। हिंडौन की शेरनी ने ए बताया है। नमे के योग में विभक्ति लगती है चतुर्थी और नम धातु के योग में लगती है द्वितीया। बिल्कुल सही कह रहे हो महावीर शेखावत। अगर नम धातु आ रही है हलंत लगा के तो नम धातु का अर्थ होता है झुकना, उसमें लगती है द्वितीया नम के योग में। और नमः पद का प्रयोग हो रहा है तो चतुर्थी लगती है। इसके भी एक ही नियम है, अगर क्री धातु से पहले नमः पद आ रहा है तब भी द्वितीया लगती है। हेमलता पीएम ने ये बताया है। नीलम शर्मा ने ये बताया है और राधे श्याम मोडोतिया डी बता रहा है।
खुशी दादीच ने ए बताया, बनीता गुजर ने ए बताया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। झीलों की नगरी से शारदा यादव हमें प्रणाम कर रही है, खुश रहो भाई। और इंद्राज रोल ने ए बताया है, सुरेंद्र सिंह शेखावत डी बता रहा है, गायत्री गौर ने डी बताया है, प्रकाश ने बी बताया है, राम प्रताप मीणा डी बता रहा है, और सुरेंद्र सिंह शेखावत ने डी बताया है, अशोक कुमार सैनी भी बता रहा है। देखिए चतुर शब्द का पुलिंग में पूछ रहा है, पुलिंग में चतुर नाम, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आएगा। चतुर शब्द संख्यावाची शब्द 4 है, चतुर का मतलब होता है 4। चतुर शब्द का संख्यावाची, चतुर शब्द का पुलिंग में जो रूप बनेगा, नपुंसकलिंग में जो रूप बनेगा वो चतुर नाम बनेगा। और 3 से लेकर 18 तक बहुवचन में चलते हैं सभी जो है संख्यावाची शब्द, इस तरह से। अब देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, संख्या ज्ञान का, घटिका ज्ञान का ये प्रश्न आता रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, हिमालय इत्यत्र समासः वर्तते। हिमालय पद में कौन सा समास है? ए पंचमी तत्पुरुष है, बी षष्ठी तत्पुरुष है, सी सप्तमी तत्पुरुष है, डी कर्म तत्पुरुष है। बताइए। जोर का झटका धीरे से कभी भी लग सकता है, सोचोगे कुछ और निकलेगा कुछ, सोच समझ के उत्तर दीजिए। राजेंद्र शर्मा ने भी बताया है, नीलू विलोनिया भी बता रही है, आशा कुमावत जो है प्रश्न की प्रशंसा कर रही है, पुरुषोत्तम वैष्णव ने भी बताया है, और राधेश्याम मुंडोतिया ने, अभी भी देखो कोई फोन की ट्राई कर रहा है, जबकि यूट्यूब चैनल पर जो है जब पढ़ाते हैं तो हमें फोन बंद रखना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी। साक्षी बघेल ने भी बताया है, अंजना मीणा सत साहेब कर रही है, रोबिन दैया ने ये बताया है, नीलम शर्मा का भी आंसर है, और अनुराग चंदेल भी बता रहा है, किरण बैरवा। सोते हुए सभी लोगों को जगाइए और जो है लाइक शेयर कीजिए वीडियो को। लगभग 110 विद्यार्थी आप वाचिंग में हो, आपके लाइक्स केवल 76 दिखाई दे रहे। तो एक बार सभी जो है दहाड़ मार के जो है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और कोई चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हमारा जो ऐप है महावीर संस्कृत कौस्तुभम के नाम से, वो जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। एक सूचना और देना चाहूंगा, टीजीटी और पीजीटी का कोर्स अधिकांशतः 20 तारीख तक आपके सामने अपलोड हो चुका होगा, अतः चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने टीजीटी पीजीटी का कोर्स खरीदा है, यह ध्यान रखें। 20 तारीख तक वो पूरा कोर्स ज्यादातर जो है अपलोड हो जाएगा ऐप पर। एबीसीडी में से क्या आएगा? मुकेश सुमन ने भी बताया है, मैना मीणा भी बता रही है, मैना मीणा, आशा कुमावत ने भी बताया है, सुनीता मीणा ने भी बताया है, किरण बैरवा ने भी बताया है, और सनोखी जाट नमस्ते कर रही है अभी, अनुराग चंदेल भी बता रहा है। देखिए सटीक उत्तर भी है, आलय शब्द जिसके साथ जुड़ जाए वो शब्द पुलिंग में है। धर्मपाल पूछ रहा है, सर कल छुट्टी है क्या? भाई मैं गांव जाऊंगा आज, और कल और परसों 2 दिन हो सकता है गांव से ही आपको वीडियो बना के मैं भेजूं, थ्योरी की हो चाहे प्रश्नोत्तरी की हो सकता है जो भी होगा वो आपको सूचना जो है यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। अब देखिए, सुरेंद्र सिंह शेखावत फास्ट ही चल रहे हैं, लेकिन प्रश्न की समीक्षा करते समय उत्तर देना पड़ता है। देखिए सटीक उत्तर हिमालय का षष्ठी तत्पुरुष क्यों हुआ? हिमस्य आलय, आलय का मतलब घर भी होता है और भंडार भी होता है। हिमस्य आलय इति हिमालय, हिमस्य में षष्ठी लग रही है तो षष्ठी या संबंध तत्पुरुष इसमें हो गया। अब देखिए, विद्यालय होता तो विद्यालय हो जाता। अब देखिए, युधिष्ठिर इत्यत्र समासः वर्तते। युधिष्ठिर पद में कौन सा समास है? किरण ब्रह्मभट्ट राधे राधे, धन्यवाद भाई, हैप्पी तीज। ए में नय तत्पुरुष है, बी में कर्मधार्य है, सी में अलुक तत्पुरुष है, डी में सप्तमी तत्पुरुष है। बताइए। अच्छी बात है भाई मदनलाल, वैक्सीन लगवा ली तो। सुभाष मोरदा भूप सिंह भी बता रहा है, और पिस्ता, किसी भी प्रश्न को हल्के में मत लेना। हाँ बिल्कुल सही कह रही है जीन पियाजे। कुमार वर्मा ने सी बताया है, सुरेंद्र सिंह शेखावत सी बता रहा है, पुरुषोत्तम वैष्णव ने डी बताया है, रूपाराम ने डी बताया है, साक्षी बघेल ने सी बताया है, और पिस्ता ने ए बताया है, हिंडोन की शेरनी ने सी बताया है। देखिए सटीक उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों सी। जब प्रथम पद में उपलब्ध विभक्ति का लोप नहीं होता तो उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। युधि स्थिर,
युद्ध में जो स्थिर है, अब यहां देखो स्थिर का स्थिर हो जाएगा, पहले सप्त विधान से दंत से मूर्धन्य से में जाएगा, फिर थे का ठे हो जाएगा ष्टुतु संधि से। युधि, युधि में सप्तमी विभक्ति लग रही है। युधि जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति से युक्त है और यह दिखाई दे रही है इसमें विभक्ति। जब प्रथम पद में प्रयुक्त विभक्ति स्पष्ट दिखाई दे जाए तो उसको जो है अलुक तत्पुरुष कहते हैं, जिसमें पहले पद की जैसे परस्मै पदम, आत्मने पदम, बने चरह, ये इस तरह के शब्द जिनमें पहले पद में विभक्ति लगी हुई है, प्रथम पद की विभक्ति का लोप अगर नहीं हुआ है और वो विभक्ति हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है तो उसे अलुक तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो यहां अलुक तत्पुरुष होगा। अब देखिए, हरि एतौ इत्यत्र कै संधि भवति। हरि धन एतौ में कौन सी संधि होगी? ए यण संधि, बी अयादि संधि, सी प्रकृति भाव संधि, डी वृद्धि संधि। बताइए, सोच समझ के बताएं, सोच समझ के उत्तर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नोत्तरी का आनंद लीजिए। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने सी बताया, कुमार वर्मा सी बता रहा है, किरण ब्रह्मभट्ट ने सी बताया है, विपुल ने सी बताया है और मदन लाल ने सी बताया है। और जैसा कि मैं कह चुका हूं, अगली क्लास में प्रत्यय से जुड़े हुए नियम जो है लिंग विचार के होंगे, तो आम के आम और गुठलियों के दाम, अर्थात अगली क्लास में आपको लिंग विचार के साथ साथ प्रत्यय का ज्ञान भी मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर प्रत्यय पढ़ाओ, प्रत्यय पढ़ाओ, तो बहुत सारे प्रत्यय लिंग विचार में आएंगे, बहुत सारे प्रत्यय अव्यय विचार में आएंगे। शिवकेश ने सी बताया है और सोच समझ के उत्तर दीजिए। हिंडौन की शेरनी सी बता रही है, सटीक उत्तर भी सी आएगा। प्रकृति भाव, दीर्घ स्वर है इसमें, हरि में बड़ी की मात्रा द्विवचन का रूप है और इधर ए है, तो यहां प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का तात्पर्य संधि योग्य स्थिति की होने पर भी संधि नहीं हो। और यहां जो सूत्र काम कर रहा है वो सूत्र है इदु दे द्विवचनम प्रग्रहम। इस सूत्र से यहां प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का तात्पर्य कि संधि योग्य दशा की प्राप्ति हो फिर भी संधि नहीं हो। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन संज्ञक शब्द रूप के बाद अगर स्वर वर्ण आता है तो वहां संधि नहीं होती, यह ध्यान दीजिएगा। और प्रकाश कुमार हमारी बात को सही बता रहा, धन्यवाद। अब देखो, तो सी ऑप्शन आएगा। यण संधि का तो यहां निषेध हो जाएगा। विद्या विहीने इत्यत्र समास है। विद्या विहीने में कौन सा समास है? ए में कर्मधारय है, बी में तत्पुरुष है, सी में अव्यय भाव है और डी में बहुव्रीहि। बताइए, विद्या विहीने में समास कौन सा है? राजेंद्र शर्मा ने बी बताया है। प्रश्न संख्या 8, कानाराम ने ए बताया है, आशा कुमावत बी बता रही है, सोमा नामा ने ए बताया है, शिवकेश मीणा जी के बी बता रहा है, नार सिंह ने बी बताया है, आशा ने भी बताया है, रमा कुमारी भी बता रही है, सुरेंद्र ने भी बताया है और ललिता ने भी बताया है, बविता ने भी बताया है, जीन प्याजे, कुमार वर्मा ने तृतीया तत्पुरुष बताया है। देखिए सटीक उत्तर क्या है? बस्सी जयपुर से कानाराम, राधे राधे भाई। जो भी आता जाए लाइक शेयर करता जाए, अपनी उपस्थिति लाइक और शेयर के माध्यम से दर्ज कराए, ये ध्यान दीजिए। हेमलता पीएम भी बता रही है, ललिता ने भी बताया, महेंद्र चंद्रवाल ने भी बताया है, पूनम मीणा ने, देखिए नीरू शर्मा भी बता रही है, किरण ब्रह्मभट्ट ने भी बताया है। सटीक उत्तर भी है। देखिए, विद्याहीने, विद्या से रहित, हीन पद के योग में तृतीया लगती है, तो यहां जो विद्या विहीने जो शब्द है इसमें तृतीया अथवा कर्ण तत्पुरुष है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के पहले पद में जो विभक्ति लगती है उसी के नाम से उसको जाना जाता है, विद्या से रहित। तो विद्याहीन तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, पंचनदम इत्यत्र समासः, पंचनदम इत्यत्र समासः अस्ति। पंचनद में कौन सा समास है? ए में बहुव्रीहि, बी में कर्मधारयः, सी में अव्यय भावः, डी में दिगु। ऊपर से एक इसको थोड़ा सा सही कर बताइए। मैं यहीं रहता हूं, साइड में हट जाता हूं, तुमको बोर्ड दिखाई दे इसलिए।
संगीता यादव ने डी बताया है, राजेंद्र शर्मा सी बता रहा है, दिनेश सैनी ने सी बताया है, रीना मीणा सी बता रही है, बबलेश धाकड़ चरण स्पर्श, खुश रहो भाई। डाउट क्लियर हो गया, अच्छी बात है भाई। और डाउट क्लियर करने के लिए ही ये क्लासें चलाई जाती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यूट्यूब चैनल आपकी हेल्पिंग के लिए है, और इस हेल्पिंग में हमने बहुत सारा कोर्स आपको करा दिया, जिसको अगर आप लगातार पढ़ लें तो भी आपका कार्य हो जाए। और नीलम ने सी बताया है, अमर सिंह सी बता रहा है, बनीता गुजर सी बता रही है। देखिए, पंचनदम में सटीक उत्तर है सी, क्योंकि सूत्र है नदीविश्चय। यह सूत्र इस बात को कहता है, किसी नदी के नाम से पहले, नद नाले के नाम से पहले, निर्जर झरने के नाम से पहले संख्यावाची शब्द आएगा तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। और नदी, नद, नद का मतलब नाला होता है, निर्जर का मतलब झरना होता है। नदी, नद और निर्जर शब्द से पहले भी संख्यावाची शब्द आएगा तो वहां अव्ययी भाव होगा। बहुत सारे विद्यार्थी डी बता रहे हैं, जो गलत है। हमेशा ये मत समझो कि संख्यावाची शब्द आया और द्विगु समास लाया। संख्यावाची शब्द आ रहा है फिर भी द्विगु समास हो, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी नदी के नाम से पहले, झरने के नाम से पहले, नाले के नाम से पहले, या नदी, नदी या निर्जर शब्द से पहले संख्यावाची आएगा तो वहां जो है अव्ययी भाव समास माना जाएगा। और किसी ऋषि मुनि के नाम से पहले भी अगर संख्यावाची आएगा तो भी वहां अव्ययी भाव समास माना जाएगा, ये ध्यान दें। तो यहां पंचनदम का जब समास विग्रह करेंगे, पंचानाम नदानाम समाहार, 5 नालों का समूह, इस तरह से विग्रह समाहार दिगु के समास होगा, समाहार दिगु के समान होगा, लेकिन समास अव्ययी भाव होगा। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्णानाम अपर नाम ने अस्ति। ऊष्म वर्णों का नाम कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य और स्वच्छ। अजीब सी जिंदगी। जो स्वच्छ शब्द है, उस स्वच्छ शब्द में जो है सूधन अक्ष करते हैं, यण संधि करते हैं, लेकिन अगर उसमें तुकागम की स्थिति देखें, स्वेदंश है, तो तुकागम भी हो जाता है 6 सूत्र से। और तुकागम करने के बाद इष्टुत्वादेश भी वहां कर सकते हैं, लेकिन वहां यणादेश को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और जो स्वास्थ्य शब्द है वो प्रत्यय से बना हुआ है, स्वस्थ से बना है, स्वास्थ्य। स्वस्थ शब्द में अणप्रत्यय जोड़ने पर स्वास्थ्य बनता है। ए में घर्षक है, बी में संघर्षी, सी में अर्धस्वर है, डी में ऊष्मक है। बताइए। नमस्ते भाई राजकुमार। ललिता मीणा ने सी बताया है, पिस्ता धौलपुर से सी बता रहा है, कांता तंवर ने सी बताया है, दिनेश गुजर भी सी बता रहा है, किरण ब्रह्मभट्ट ने भी सी बताया है। अरे आप तो बहुत ही प्यारे विद्यार्थी हो। ये डी बताने वाला है, एक ने डी भी बताया है। देखिए, जीन पियाजे डी बता रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, सटीक उत्तर आएगा सी। ऊष्म वर्ण से है। ऊष्म वर्ण का मतलब सल प्रत्याहार के वर्ण, और जो सल प्रत्याहार के वर्ण हैं ऊष्म स है, उनको ऊष्म भी कहा जाता है, घर्षक भी कहा जाता है, संघर्षी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मानव कंठ में स्थित स्वरतंत्रियों में अधिक घर्षण कंपन होता है, जिसके कारण प्राणवायु जो है घर्षित होकर के जो बाहर निकलती है। अब देखिए, तो अर्धस्वर जो है वो यवरल है, और यवरल को अंतस्थ भी कहा जाता है, तो अर्धस्वर नहीं है यहां। और धर्मपाल सर, आपने हमारी संस्कृत 25 पर पहुंचा दी, धन्यवाद सर। धर्मपाल 25 नहीं, आप 30/30 नंबर भी लाओगे, बस मैं कहता हूं उस तरह से पढ़ते रहे। हाँ, अमर सिंह कह रहा है कि सर आपका नंबर 982947 है भैया, गलत लिख रखा है अमर सिंह नंबर 9829474322, 44 नहीं है, 47 है, नंबर सही नहीं है अमर सिंह। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। षष्ठी विभक्ति आधारे ने अस्ति। इनमें से षष्ठी विभक्ति का आधार नहीं है। श्याम सुंदर, षष्ठी विभक्ति का आधार नहीं है। ए निजता अधिकार है, दशा भाग है, आयु गुणा, अंग अंगी। बताइए, इनमें से षष्ठी विभक्ति का आधार नहीं है।
अशोक कुमार सैनी, मेरे कब आएंगे सर 30 नंबर? बिल्कुल अशोक, 30 आ जाएंगे, बशर्ते कि पढ़ने का तरीका बदलो। 70 तरह की गाइडें, 70 तरह की पासबुकें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एक ही चीज को ढंग से पढ़ो और उस मैटर को ज्यादा पढ़ो जिसका प्रमाण या तो एनसीईआरटी हो, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हो, या मानव संसाधन मंत्रालय की पुस्तकें हो, या हिंदी ग्रंथ अकादमी या संस्कृत ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का मैटर जो है वो ऑथेंटिक है, वही पढ़े। नीलम शर्मा ने 11 में डी बताया है और सभी सोच समझ के उत्तर दीजिए। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक के योग में लगती है तो आपको बताना है कि यहां षष्ठी विभक्ति का आधार कौन सा नहीं है। चले जाएंगे भाई 25 नंबर से ऊपर, बशर्ते सोच समझ के प्रश्न का ध्यान दें आप। नेहा शर्मा ने डी बताया है, किरण ब्रह्मभट्ट ने सी बताया है, सोनम नामा ने ए बताया है, जयप्रकाश ने सी बताया है, पूरन गहलोत ने सी बताया है, चिंकू मिंकू डी बताया है। देखो सटीक उत्तर है सी। आयु और गुणा इनके आधार पर जो है षष्ठी विभक्ति नहीं लगती। निजता, अधिकार, दशा, भाग, अवस्था, अंग, अंगी, इन 6 अर्थों का बोध कराने के लिए जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। निजता का, अधिकार का, दशा का, भाग का, अवस्था का, अंग, अंगी का बोध कराने के लिए जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखो भवती इत्यस्य विधिर्लिंग लकारे रूपम भवती। भवती का ये अशोक कुमार सैनी सर, बैच नंबर 23-24 धन्य हो गए आपसे पढ़कर, धन्यवाद भाई अशोक सैनी। देखिए ए में भवतु जब समय रहता है तो हम तो पूरी तरह से ढंग से पढ़ाते हैं बच्चे को, चाहे बच्चे को बाद में कुछ भी लगे। सी में भवेत और डी में भविष्यति। आपसी वार्तालाप को त्याग करके केवल पढ़िए। अभी पिछले प्रश्न में एक बच्चा पूछ रहा है, गुड्डी पूछ रही है, गुड्डी माना कि सर दोबारा बताओ, तो मैं बता दूं कि संबंध कारक 6 चीजों को अभिव्यक्त करता है। निजता को, अधिकार को, दशा को, भाग को और अवस्था को, और अंगंगी भाव को अभिव्यक्त करता है, और संबंध कारक योग में षष्ठी लगती है। अब यहां देखिए प्रश्न क्या है कि भवती का विधिलिंग लकार में रूप क्या बनेगा। भवती जो है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब इस भवती को हम जो है विधिलिंग लकार में बदलेंगे तो क्या होगा। सटीक उत्तर आएगा सी, भवेत। भवेत में भू धातु और विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है, क्योंकि लटलकार में रूप चलता है, लटलकार में रूप चलता है भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावे, भावे, और विधिलिंग लकार में रूप चलेगा भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम, इस तरह से। कुमार ब्रजलाल बैर वगैरह सर पिछली क्लास कहां मिलेगी आपकी? पिछली क्लास भाई मेरी जितनी भी हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी आपको। अब देखो 20 साल बाद संस्कृत पढ़ रहा हूं, आपके माध्यम से समझ भी आ रहा है, अच्छी बात है भाई जीन पियाजे। अब देखिए मार्गदर्शक है इत्यस्य स्त्रीलिंगे रूपम भवति। मार्गदर्शक पद का स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा? ए में मार्गदर्शिका, बी में मार्गदर्शक है, मार्गदर्शिकी, बी में मार्गदर्शकम, सी में मार्गदर्शनी, डी में मार्गदर्शिका। बताइए एबीसीडी में से क्या आएगा? मार्गदर्शक का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? प्रकाश कुमार ने डी बताया है, बबलेश ने डी बताया है, और ये सतीश ने 13 में सी बताया है। रमा कुमारी डी बता रही है, पिंकी ने डी बताया है, रीना कुमारी भी डी बता रही है, और देखिए ये कुमार ने सी बताया है, कांता तंवर डी बता रही है, राजेंद्र ने डी बताया है, श्याम सुंदर ने डी बताया है, मुकेश ने भी डी बताया है, शौकीन ने सी बताया है, शिल्पा ने डी बताया है। देखिए सटीक उत्तर है डी, मार्गदर्शिका। मार्गदर्शक का स्त्रीलिंग में मार्गदर्शिका शब्द बनेगा, डी ऑप्शन। मार्गदर्शक है, मार्गदर्शिका, मार्गदर्शकम, इस तरह से बनता है। और
दर्शक शब्द में जो है नवुल प्रत्यय है, दृश्य धातु में नवुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो दर्शक बनेगा, दर्शक, दर्शिका, दर्शकम। बिल्कुल उर्मिला कुमारी, कोई किसी से नाराज नहीं है, प्रश्न का उत्तर दिया करो। अब देखिए, नीलांबुजम, आपने पद भी सुना होगा, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसी नीलांबुज वाला एक पद है कि आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरारम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस तरह तो ए में कर्मधार्य, बी में तत्पुरुष है, सी में नीलम, डी में अंबुजम। नीलांबुजम में विशेष से बताना है, सोच समझ के उत्तर दें। समास नहीं पूछा, इसमें विशेष से पूछा है। ये बबलेश ने डी बताया है और पूनम डी बता रहा है, पूनम मीणा। किरण बीरवार ने डी बताया है, नीलम ने डी बताया है और दिनेश गुजर ने भी बताया है। मुझे तो आपसे संगीत सीखना, अच्छी बात है भाई, बिल्कुल आपको संगीत सिखा देंगे। राजेश गुजर ने डी बताया है, आशा कुमावत ने डी बताया है। देखिए, विशेष से पूछा जा रहा है, डी ऑप्शन। नीलांबुजम में कर्मधारय समास है, लेकिन इसमें विशेषण विशेष से देखें तो नीलम अंबुजम, अंबुज कहते हैं कमल को, नीलम अंबुजम। अब नीलम तो हो गया विशेषण, और अंबुजम हो गया प्यारे विद्यार्थियों विशेष्य। और विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का भाव जिसमें रहता है वो कर्मधारय समास होता है। हमको यहां विशेष से बताना था, विशेषता बताने वाला शब्द तो विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है। नहीं, रात को थ्योरी की क्लास नहीं भाई, प्रश्नोत्तरी की होती है सुनीता मीणा। और रात को जो है हमने प्रश्नोत्तरियां 31 तक करा दी थी इस यूट्यूब चैनल पर, और उसके बाद 32 नंबर से फिर स्टार्ट कर दिए। और 5 टेस्ट सीरीज हमने डायमंड टेस्ट सीरीज की यूट्यूब पर करा दी, 2 मॉडल टेस्ट पेपर भी करा दिए, 7 करा दिए कुल। प्रकाश टगाराम का एक बार नाम ले लो, नया स्टूडेंट है 32 ईयर्स का, ये क्या बात हुई। और आरती आई लव वॉइस, अच्छा देखिए, मया फलानी खाद्यन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। मया फलानी खाद्यन्ते का वाच्य परिवर्तन करिए। ए में अहम फलानी खाद्यन्ते, बी में अहम फलानी खादामी, सी में मया फलानी खाद्यते, डी में मया फलम खाद्यते। बताइए, मया फलानी खाद्यन्ते का जो है आपको वाच्य परिवर्तन करना है। अच्छी बात है भाई अशोक कुमार, अलवर जा रहा है तो मेरे साथ ही चलना। संजना ने भी बताया है और निर्मला ने भी बताया है, शौकीन जाकर ने भी बताया है, राजेंद्र ने ए बताया है। सोच समझ के उत्तर दीजिए। ऊपर का सेंटेंस कर्म वाच्य का है, इसको कर्तरी वाच्य में बदलना है। ऊपर का सेंटेंस कर्म वाच्य का है, कर्म वाच्य के कर्ता में लगती है तृतीया, कर्म में लगती है प्रथमा, ये ध्यान दीजिएगा। एबीसीडी में से क्या आएगा? सटीक उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थियों बी, अहम फलानी खादामी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के हिसाब से लगती है, यहां कर्म बहुवचन में था तो क्रिया भी बहुवचन में गई। और जो कर्तृवाच्य उसके कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसके साथ उसी पुरुष और उसी वचन के क्रियापद का प्रयोग होगा। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष एक वचन होगा। खादती खादते खादंती, खादसी खादते खादत, खादामी खादावे खादामे।
इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों बी ऑप्शन का चयन आपको करना है। यह सेंटेंस कर्तृवाच्य का हो गया। 3 वाच्य हैं हमारे कोर्स में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यह कर्तृवाच्य का हो गया। देखिए अब अगला प्रश्न है, झ इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? लीलाधर मेहता सीता बेरी से हमें नमस्कार कर रहा है। राम राम भाई। हाँ बिल्कुल श्याम सुंदर शर्मा सही कह रहे हो कि जैसा करता होगा, जैसा देश वैसा बेस, इस तरह से होता है। ए में कंठ है, बी में दंत है, सी में तालु, डी में जिह्वा। सोच समझ के उत्तर दीजिए। कानाराम ने सी बताया है, पुरुषोत्तम वैष्णव सी बता रहा है, सरिता ने सी बताया है, बनीता गुजर ने भी सी बताया है। प्रकाश सर आप जैसे पढ़ाते हो पेपर की खोपड़ी खोल देंगे हम। अच्छी बात है भाई। देखिए चलना तो रास्ते का चाहे फेरी क्यों ना हो, और बैठना तो भाइयों का चाहे बहरी क्यों ना हो, और एक बात और, पढ़ना पूरा चाहिए। बार बार जो है पढ़ने के लिए ऐसे नहीं कि आधा अधूरा पढ़ लिया और फिर बस चल गए का। सटीक उत्तर सुनिए, यहां सी ऑप्शन। क्यों? देखिए सूत्र है इचुय सानाम तालु, इचुय सानाम तालु। च वर्ग का व्यंजन है झ, च वर्ग में आता है कु चु टु तु पु, ये 5 उदित वर्ण है। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, ञ। तो च वर्ग के जितने भी वर्ण है वो तालव्य होते हैं, उन्हें तालु से बोला जाएगा। अब देखिए, अंतस्थ वर्णानाम प्रयत्न ने अस्ति, ने अस्ति। अंतस्थ वर्णानाम प्रयत्न ने अस्ति। ए ईषद स्पृष्ट, बी महाप्राण, सी घोष, डी अल्प प्राण। बताइए। दिनेश गुजर कह रहा है वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छी बात है भाई, धन्यवाद। सोच समझ के उत्तर दीजिए। एबीसीडी में से क्या आएगा? अजीब सी जिंदगी कह रहा है सर जी मैं तो पूरा पढ़ू तब तक बैरन नींद आ जा। अरे नींद नहीं आएगी मेरे भाई। जब तेरे सामने आंखों में लक्ष्य होगा, तुझे करने का जुनून, कोई कार्य करने का तू लक्ष्य बना लेगा, तो तुझे नींद नहीं आएगी। हिंडौन की शेरनी भी बता रही है, सीमा सैनी ने भी बताया है, और ये तगाराम ने जो है भी बताया है, साक्षी बघेल भी बता रही है, पिस्ता ने भी बताया है, कुमार वर्मा ने भी बताया है, लीलाधर मेहता भी बता रहा है, रेखा चौधरी ने भी बताया है। देखिए सटीक उत्तर भी बी है, क्योंकि महाप्राण ऊष्माणाम, ऊष्म वर्णों का होता है। महाप्राण जो है ऊष्म वर्णों का होता है, और ईषद स्पष्ट इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अंतस्थ वर्णों का अंतस्थ वर्ण है यवरल। और इनका जो है आभ्यंतर प्रयत्न जो है ईषद स्पष्ट होता है, और बाह्य प्रयत्न संभार घोष नाद होता है, और अल्प प्राण भी होता है, क्योंकि विषम वर्ण संग अर्ध स्वराणी, अल्प प्राण जानो सब प्राणी। ये ध्यान दे। और कुमार वर्मा कह रहा सर आप पहले क्यों नहीं मिले हमको, हम आपसे आंगनवाड़ी से पढ़ते। अच्छी बात है भाई, मेरे को आंगनवाड़ी सेंटर में बुलाना चाह रहा है ये। देखिए सोकार्तः इत्यत्र समास है अस्ति। सोकार्त पद में कौन सा समास है? सर अजीब लड़की है। भाई पता नहीं चलता आप लोगों का, लड़का लड़की की आईडी से बात कर रहा है, लड़की लड़के की आईडी से बात कर रही है। तो हमें तो जैसी आईडी आपकी दिखाई देती है वैसी हम उसको मान लेते हैं। आरती बोगाश अर्थात ये आरती दिल्ली की है, इसने जो है ए बताया है। पूजा राजपूत ने सी बताया है, और सरिता मीणा जो है, नेहा शर्मा सी बता रही है, सोनम ने सी बताया है, चिंकू मिंकू नीलम शर्मा ने सी बताया है, संजीव यादव ने सी बताया है। सोच समझ के उत्तर बताना है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, या तत्पुरुष है, या दिगु है? सोच समझ के उत्तर दीजिए। गोपाल सिंह ने सी बताया है, गणेश लाल ने सी बताया है, बबीता ने सी बताया है, नार सिंह ने सी बताया है,
श्याम सुंदर तत्पुरुष बता रहा है और हेमलता ने सी बताया है और दादीच प्रशंसा कर रहा है। देखिए सटीक उत्तर भी सी है। शोकेन आर्तः, शोक से पीड़ित। तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा यहां, तृतीया तत्पुरुष है, तृतीया अथवा कर्ण तत्पुरुष, ये ध्यान दीजिए, तत्पुरुष ही है। अब देखिए उक्ते कर्मणि विभक्ति स्यात्, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? उषा शर्मा सर मेरे पापा ऑनलाइन पढ़ने नहीं देते, बोलते हैं बुक से पढ़ो, कैसे मनाऊं इन्हें? भाई इस समय जब कोरोना काल में कोचिंग लगभग 2 साल से बंद सी है, बीच में 2-1 महीने के लिए खुली थी, तो ये ऑनलाइन का जो जरिया है ये अध्यापकों से जुड़ने का और प्रश्नोत्तरी करने का बहुत अच्छा जरिया है। सतीश सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा गाते हो, धन्यवाद भाई। ABCD, ए में प्रथमा, बी में द्वितीया, सी में तृतीया, डी में चतुर्थी, बताइए क्या आएगा? जय तेजा जी की वही जिसु लामोर, सुमन चौधरी, किरण बैरवा ने भी बताया है, पिस्ता ने ये बताया है, हिंडौन की शेरनी ने ये बताया है, कानाराम ने ये बताया है और साक्षी बघेल ने भी बताया है, पंकज ने सी बताया है, हेमलता ने ये बताया है, रोबिन दैया भी बता रही है, विनोद ने भी बताया है, ललिता मीणा ने भी बताया है। देखिए दिनेश गुजर ए बता रहा है, सटीक उत्तर है ए। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, अनुक्त कर्म में द्वितीय लगती है। कर्म वाच्य का कर्म उक्त होता है तो उसमें प्रथमा लगती है, और कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है वो अनुक्त होता है तो उसमें द्वितीय लगती है। उक्त कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है, याद रखिएगा, और उक्त कर्म जो है वो कर्म वाच्य में होता है, यह ध्यान दीजिएगा, उक्त कर्म में लगती है प्रथमा। अग्रिम प्रश्न है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सबके भीतर आत्मा है, इत्यत्र के आधार है, यहां आधार का कौन सा भेद है? देखो 2 सूत्र हैं, एक है आधारो अधिकरणम, और दूसरा है सप्तमी अधिकरणे च। देखिए एक आधारो अधिकरणम है, दूसरा सप्तमी अधिकरणे च है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से ये पहले सूत्र बताता है कि कथन में कर्ता जिस स्थान पर स्थान विशेष पर किसी क्रिया का संपादन करता है वो जो है आधार माना जाता है, और जो आधार संज्ञा होती है उसमें अधिकरण संज्ञा होती है, उसमें सप्तमी लगती है। लेकिन आधार के 3 भेद हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। अब सभी के भीतर आत्मा, इसमें कौन सा आधार है? औपश्लेषिक है, अभिव्यापक है, या वैशेषिक है, या सामान्य है? बताइए कौन सा आधार? खुशी ने भी बताया है, किरण बैरवा ने भी बताया है, और क्लास को 200 प्लस करिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया वीडियो को, लाइक शेयर अवश्य करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में। और जो है लगभग 175 विद्यार्थी आप जो है लाइव आ रहे हो, और आपके लाइक्स केवल 134 दिखाई दे रहे हैं। एक बार सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें लाइक शेयर करके, और वीडियो को प्रमोट करें। देखिए कोई बात नहीं भाई, जो है आपको सही लगे वो किया करो। पढ़ाई तो वर्तमान में ऑनलाइन ही चल रही है सभी। धन्यवाद भाई जीन पियाजे। सटीक उत्तर आएगा यहां बी, अभिव्यापक। देखिए जब आधार और आधे एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां औपश्लेषिक होता है, और जब एक निश्चित विषय वस्तु परिक्षेत्र या परिधि होती है उसके भीतर कोई कार्य हो तो उसे जो है वैशेषिक कहते हैं। और जब सर्वव्यापकता हो तो वहां जो है अभिव्यापक होता है। छंद नहीं आते भाई, छंद की 7 क्लास नेहा शर्मा हमने डाल रखी है थ्योरी की, और उसके बाद 2-2, 4-4 छंद हम कराते हैं, प्रत्येक रविवार छंद कराते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत हो तो रविवार की छंद वाली क्लास में आप हमसे प्रश्न करना। देखिए तो यहां अभिव्यापक, सभी तिलों में तेल है तब भी अभिव्यापक हो जाएगा, सभी तिलों में तेल है, यह ध्यान रखें। ब्रह्मांड में सर्वत्र सूर्य है, यह ध्यान दीजिएगा। और ये श्याम सुंदर शर्मा मुझे जो है ये सचिन शर्मा सा नजर आ रहा है फोटो की दृष्टि से, शायद ये सचिन ही है। शैलोन्नतः
पदे समासः वर्तते। सैलोन्नत में कौन सा समास है? बिल्कुल अलंकार पढ़ा देंगे भाई मदन लाल, अलंकार पढ़ा देंगे और ढंग से पढ़ा देंगे। ए में बहुव्रीहि, बी में कर्मधारय है, सी में तत्पुरुष है, डी में केवल समास है। सभी सोच समझ के उत्तर दें। कोई बात नहीं भाई अमित कुमार, अब आ गया तो अभी सही। आते जाओ, लाइक शेयर करते जाओ। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कल और परसों की क्लास हो सकता है मैं गांव से आपको दूं, और जो है लगातार क्लासें चलती रहेंगी। क्रम यही रहेगा, 2 क्लासें दिन में और 1 क्लास जो है नाइट में आपको मिलती रहेगी। साक्षी बघेल ने सी बताया है, देखिए ललिता ने सी बताया है, पूनम रेखा सी बता रही है। नहीं गुरुदेव मैं श्याम सुंदर शर्मा ही हूं। अच्छी बात है भाई, दंडवत प्रणाम भाई पुनीत यादव। अब आ रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। अगली क्लास में जो है लिंग विचार टॉपिक में बहुत सारे प्रत्यय पढ़ाने वाला हूं मैं, ध्यान रखिएगा। एक बार लाइक और शेयर बराबर करिए। लगभग 180 विद्यार्थी जो है आप वाचिंग में है और आपके लाइक्स केवल 145 हैं। एक बार सभी जो है इनको बराबर करिए। जिन जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो अवश्य करे। मनीषा मीणा गुड आफ्टरनून भाई। देखिए नमस्ते भाई पुनीत यादव। देखिए सटीक उत्तर आएगा यहां बी, कर्मधारय समास। सेलोन्नत है, उच्च पर्वत है ये, ऊंचा पर्वत। विशेषण विशेष्य का भाव है, ऊंचा है जो पर्वत वो सैलोन्नत कहलाता है। और ऊंची पर्वत की चोटी को भी सैलोन्नत कहते हैं। सैल का मतलब पर्वत भी होता है और चट्टान भी होता है। तो इस तरह से आपने देखा यहां जो समास आएगा वो बी ऑप्शन में आएगा, कर्मधारय। कर्मधारय समास आपको करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी 21 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी हम रोजाना आपके सामने लाते हैं और ये व्याकरण की चल रही है प्रश्नोत्तरियां। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। सभी विद्यार्थी अगली क्लास में बने रहना। लिंग विचार के टॉपिक में आज मैं प्रत्यय पढ़ाने वाला हूं और नियम बताऊंगा कि हिंदी में और संस्कृत में लिंग निर्धारण में अंतर क्या है और क्यों हम हिंदी के किसी शब्द को किसी और लिंग में मानते हैं और संस्कृत में उसे किसी और लिंग में माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहिएगा और इसी तरह आपका कोऑपरेट और सहयोग हमें मिलता रहे, इसी आकांक्षा के साथ एक बार वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़ें। और जो विद्यार्थी रात भर पढ़ करके सो गए उन्हें जगा दीजिए ताकि उनको भी जो है पढ़ने का मौका मिले। और बिल्कुल सही बात है भाई, सर संस्कृत विषय दूध का दही बना देती है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगली क्लास जस्ट 5 मिनट बाद में ही शुरू होगी। सोनू जांगम पूछ रही है कब होगी क्लास? 5 मिनट बाद ही है। नारसिंह वेरी नाइस क्वेश्चन, धन्यवाद। सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्णा।